हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th हनीकॉम चैप्टर नंबर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। एक राजा के माइंड में एक विचार आया कि अगर वो 3 चीज़ों को जान लेगा तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। तो जो 3 चीज़ें, जो 3 क्वेश्चंस उसके माइंड में आए वो थे, किसी भी काम को करने का सही समय क्या होगा, और मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3 क्वेश्चन। नंबर 1 कि कोई भी काम करने के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट टाइम क्या होता है। नंबर 2 किन लोगों की मुझे ज़रूरत है, और नंबर 3 कि उसके लिए कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द थिंग देयर फॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। उसके बाद किंग ने बहुत सारे मैसेंजर्स को, मैसेंजर्स होता है दूत, बहुत सारे दूतों को पूरी किंगडम में भेजा और प्रॉमिस किया कि जो भी मुझे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देगा मैं उसको इनाम दूंगा, प्राइज़ दूंगा, मनी दूंगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे होशियार लोग उसकी वहाँ पे आए और सब ने अलग अलग तरीके से आंसर दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन की रिप्लाई में, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए कौन सा समय सबसे सही होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की रिप्लाई में सम सेड, किसी ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। किसी ने कहा कि किंग को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसी टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू दैट एवरीथिंग ऑल एट इट्स प्रॉपर टाइम। तो किसी ने कहा कि क्या केवल टाइम टेबल बनाने से ही किंग सारे काम सही से कर लेगा। अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। तो और लोगों ने कहा कि एडवांस में ही सही समय किसी भी काम को करने के लिए ढूंढना ये पॉसिबल नहीं है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी। तो किसी ने कहा कि किंग को क्या करना चाहिए? किंग को नोटिस करना चाहिए कि उसके यहाँ आगे पीछे क्या हो रहा है, और शुड अवॉइड प्लेजर्स, प्लेजर मतलब जो अलग से जो फालतू के काम है उनको छोड़ने चाहिए। एंड डू वट एवर सीम नेसेसरी, और जो उस समय ज़रूरी काम लगता है केवल वही काम करना चाहिए। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। फिर किसी ने कहा कि किंग को कुछ वाइस मतलब होशियार लोगों की काउंसिल, काउंसिल मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, जो अच्छे अच्छे लोग, जो होशियार लोग हैं उनको, उनका सिलेक्शन जो होगा दैट इज़ नोन एज काउंसिल। तो कुछ लोगों को हमने अपने साथ किंग को रखना चाहिए जो सही टाइम पे उसको, किंग को गाइड करें। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड इट फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि एक आदमी के लिए ये डिसाइड करना मुश्किल होगा कि कौन सा काम करने के लिए सही समय क्या है। Without help from others, the right time for every action. Okay, but then others said that there were some things which could be urgent. लेकिन फिर किसी और ने कहा कि कुछ कुछ काम तो अर्जेंट भी हो सकते हैं। अर्जेंट मतलब जो ज़रूरी करने हो, ऐसे काम भी हो सकते हैं। These things could not wait for the decision of the council. तो और काउंसिल के डिसीजन लेने तक ऐसे काम का इंतज़ार, काम करने के लिए इंतज़ार नहीं किया जा सकता। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। तो उन्होंने कहा कि सही समय पता करने के लिए ये ज़रूरी है कि किंग को फ्यूचर पता हो। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और केवल एक मैजिशियन, एक जादूगर ही फ्यूचर देख सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, इसलिए किंग को मैजिशियन के पास जाना पड़ेगा। तो ये थे उसके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के पढ़ने से पहले क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन था कि राजा कहता है, किंग कहता है कि मुझे किन लोगों को अपने साथ
रखना चाहिए, मतलब मुझे किन लोगों की ज़रूरत है। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने कहा कि जो उसके काउंसलर है, जो काउंसिल, जो उसके मेंबर ऑफ काउंसिल, मंत्रीगण होता है ना, उस टाइप के जो भी उसके काउंसिल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ने कहा प्रीस्ट मतलब पंडित ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ने कहा कि डॉक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड येट अदर सेड कि उसके सैनिक जो हैं वो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो द थर्ड क्वेश्चन, अब जब थर्ड क्वेश्चन का आंसर आया तो थर्ड क्वेश्चन था कि कौन सा काम सबसे ज़रूरी है। तो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में था सम सेड, किसी ने कहा साइंस से रिलेटेड जो काम है वो ज़रूरी है, किसी ने कहा लड़ाई का काम ज़रूरी है, और किसी ने कहा कि धार्मिक काम, रिलीजियस वर्कशिप, पूजा पाठ करना ज़रूरी है। As the answers to these questions were so different, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवॉर्ड। और इन तीनों क्वेश्चन के आंसर जो थे वो सेटिस्फाइड आंसर नहीं थे, मतलब उसको संतोष नहीं हुआ, सेटिस्फाई किंग नहीं हुआ, इसलिए किंग ने किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज किंगडम। अब इसकी बजाय उसने डिसाइड किया कि मैं हर्मिट कौन होता है, एक ऐसा आदमी जो अकेला रहता है और एक सिंपल सी लाइफ अपनी बिताता है, मतलब एक सिंपल सी लाइफ बिताता है, खुद ही काम करता है, खुद ही पकाता है, खुद ही खाता है, अकेला रहता है, उसको हर्मिट हुआ, सन्यासी टाइप। तो जो उसकी किंगडम में एक होशियार आदमी है। द हर्मिट lived in a wood which he never left. He was no one but simple people, and so the king put an ordinary क्लोथ। तो अब राजा जो है वो वहाँ जाने के लिए तैयार है, इसलिए हर्मिट जो है एक सिंपल सा आदमी है, इसलिए राजा भी उसके सामने सिंपल से कपड़े पहन के जाता है। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. जैसे ही वो हर्मिट के पास पहुंचने वाला होता है उससे थोड़ी देर पहले ही किंग अपने जो हॉर्स, जो घोड़े में वो आया होता है, उस घोड़े को वहीं छोड़ जाते हैं अपने बॉडीगार्ड के पास, और वहाँ से आगे को अकेला पैदल जाता है। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही वो हर्मिट जो है उसकी झोपड़ी के पास पहुंचने वाला होता है, वो देखता है कि जो हर्मिट है अपने घर के पास वो डिग मतलब गड्ढा खोद रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उसने किंग को ग्रीट किया, ग्रीट मतलब हाय हेलो नमस्ते करना, इस टाइप से ग्रीट किया और अपना जो काम है वो करने लग गया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैवीली। हर्मिट जो था वो बूढ़ा हो चुका था, कमज़ोर था, और जैसे जैसे वो काम कर रहा था वो ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। ब्रीथेड हैवीली मतलब हाँफना, थकाई के बाद हाँ ऐसा करते हैं ना, उसको हाँफना बोलते हैं। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। किंग हर्मिट के पास गया और पूछा अपने, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर दे दें। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। उसने फिर वही 3 क्वेश्चंस को रिपीट करा कि कौन सा काम करने का सही समय क्या होगा, तो क्या होता है, और उसे किन लोगों के साथ रहना चाहिए, किन लोगों को अपने साथ रखना चाहिए, और कौन सा काम सबसे ज़रूरी होता है। उसने वही 3 क्वेश्चंस को हर्मिट के सामने रिपीट करा। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग। हर्मिट ने राजा की बात तो सुनी लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा, एंड वो फिर डिगिंग मतलब अपना जो गड्ढा था उसको खोदने में लगा रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, तुम थक गए हो, किंग ने कहा कि तुम थक गए हो, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो किंग ने कहा कि अब आप थक गए हैं और तुम्हारी जगह अब मैं इस जो आपका जो फावड़ा जैसा है इसको पकड़ के आपका काम मैं मतलब गड्ढा खोद देता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। हर्मिट ने फिर अपनी जो फावड़ा था उसको किंग को दे दिया और अपना ग्राउंड में बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जब राजा ने 2 बेड्स मतलब होता है गड्ढे, जब उस किंग ने 2 गड्ढे खोद दिए थे तो वो रुका और उसने फिर से अपने वही क्वेश्चंस को रिपीट करा। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hands for the spade and said, now you rest and let me work.
तो जब राजा ने 2 गड्ढे खोद दिए थे, उसके बाद राजा ने जब फिर से अपने क्वेश्चंस को रिपीट करा, तो हर्मिट ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। हर्मिट उठा, अपने हाथों को स्ट्रेच करा और उससे वो स्पेड मांगते हुए बोला कि अब तुम बैठ जाओ और अब मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन किंग ने अपनी जो फावड़ा था वो हर्मिट को नहीं दिया और डिग करता रह गया। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and the last the king stuck the spade into the ground and said, एक घंटा बीत गया, फिर दूसरा घंटा बीत गया, ऐसे ऐसे करके टाइम बीता चले गया। शाम होने वाली थी। अब द सन जो है वो ट्रीज़ के पीछे, मतलब शाम होने वाली थी, सूर्यास्त होने वाला था। और उसके बाद किंग ने जो स्पेड को, उस फावड़े को ग्राउंड में रखा और कहा, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दें। अगर आप मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। इतना कहने तक ही हर्मिट ने कहा कि कोई भागते हुए आ रहा है, वहाँ से कोई दौड़ते हुए उनकी तरफ को आ रहा था। The king turned around and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was फ्लोइंग। किंग पीछे पलटा और देखा कि एक बियर्ड मैन, एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ को दौड़ते हुए आ रहा था। उसने अपने हाथों से अपने स्टमक को, अपने पेट को दबाया था, जिससे ब्लड मतलब खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground। जैसे ही वो किंग के पास पहुंचा, वो फेंट मतलब वो बेहोश हो गया और वो ज़मीन पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स clothing and found a large wound in his stomach। फिर किंग और हर्मिट दोनों ने उसके कपड़े रिमूव करे, हटाए वहाँ पर से, और देखा कि उसके पेट में बहुत बड़ा घाव हुआ था। वुंड मतलब होता है घाव। द किंग washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop फ्लोइंग। किंग ने उसके बाद उसके जो घाव था उसको अपने हैंडकरचिफ, अपने हैंकी से साफ करा, लेकिन जो ब्लड था वो नहीं रुक रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। फिर उसके बाद किंग उस घाव की ड्रेसिंग करते रहा, पट्टी लगाते रहा, साफ करते रहा, जब तक खून रुक नहीं गया। किंग ने उसका इलाज करा। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। उस आदमी को अच्छा फील हुआ और उसने फिर पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। उसके बाद किंग उसके लिए फ्रेश वाटर लेके आया और उसको ताज़ा पानी दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। अब जो था सूर्यास्त हो चुका था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। उसके बाद हर्मिट की मदद से किंग ने क्या करा, उस वुंडेड मैन को, उस घाव वाले मैन को, आदमी को झोपड़ी के अंदर ले गया एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड में लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। उसके बाद जो आदमी था वो मतलब क्वाइटली उसने धीरे से अपनी आइज़ को क्लोज करा और चुपचाप वहाँ पे लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। अब जो किंग था वो पहले तो उतना चला था, उसके बाद उसने इतना काम करा था, तो वो भी अब थक चुका था। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। वहीं पे फ्लोर में लेट गया और सो गया। व्हेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। जैसे ही वो अचानक उठा, कौन, किंग अचानक उठा, उसने देखा कि वो कहाँ है, मतलब क्योंकि किंग तो राजमहल में रहता था, वो ज़मीन में सोया था, तो उसने देखा कि मैं कहाँ हूँ और जो स्ट्रेंज मैन है कौन है। एक बार के लिए उसने उठते ही सोचा फॉरगिव मी। उसके बाद तुरंत तो जो आदमी था उसने बोला फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक। उसके बाद उस आदमी ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। वो कहने लगा, जैसे उसने देखा कि किंग उठ गया है तो वो मुझे माफ़ कर दो कहने लगा हल्की सी आवाज़ में। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। तो किंग ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और तुमने ऐसा कुछ काम नहीं किया है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ।
किंग ने ऐसा कहा। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। तो अब वो आदमी कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सो रिवेंज ऑन यू। मैं आपका वो शत्रु हूँ जिसने आपसे रिवेंज, रिवेंज मतलब होता है बदला, सोर मतलब होता है कसम, जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई है। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था और हमारी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। मुझे पता है कि मुझे पता चल गया था कि तुम हर्मिट से मिलने अकेले जाने वाले थे और मैंने रास्ते में प्लानिंग कर ली थी कि जैसे ही तुम वहाँ से वापस आओगे मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन दिन निकलता गया और तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। इसलिए तो मैं अपनी हाइडिंग जहाँ मैं छुपा था वहाँ से थोड़ा बाहर आने लगा तो तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया और उन्होंने मेरे को पहचान लिया और इतना बड़ा घाव मेरे में कर दिया। आई escaped from him but I should have died if you had not dressed my wound। मैं उनसे तो भाग गया लेकिन अगर तुम मेरे घाव को नहीं भरते, नहीं इसको देखभाल करते तो मैं मर जाता। I wish to kill you and you have saved my life। मैंने तुम्हें मारने की इच्छा रखी थी लेकिन तुमने मेरी लाइफ बचा दी। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम फॉरगिव मी। तो अब उस आदमी ने क्या कहा कि मैं तो मरने ही वाला था लेकिन तुमने मेरी लाइफ बचाई और अगर मैं अब जीवित रहूँगा तो मैं तुम्हारे लिए एक फेथफुल सर्वेंट, एक नौकर बन के रहूँगा और मैं अपने बच्चों से भी कहूँगा कि वो तुम्हारे नौकर बने और तुम्हारी हर बात माने, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। अब राजा बहुत खुश था कि उसका जो दुश्मन था वो अब उसका दुश्मन नहीं रहा था, वो उसका अब दोस्त बन चुका था। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property। राजा ने केवल उसकी मदद ही नहीं करी बल्कि ये भी प्रॉमिस किया कि मैं अपने सर्वेंट को तुम्हारे यहाँ भेजूंगा जो तुम्हारा इलाज करेंगे, अपने डॉक्टर को भेजूंगा और प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस कर दूंगा। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। उस आदमी को अंदर छोड़ के राजा बाहर आ गया और उस हर्मिट को देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। जाने से पहले राजा ने अपने उन्हीं 3 क्वेश्चंस का आंसर हर्मिट से जानना चाहा। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। उसके बाद हर्मिट जो था अपने घुटनों पे बैठ के जो गड्ढे कल खोदे थे उसमें सीड्स बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। उसके बाद राजा हर्मिट के पास गया और बोला कि मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए वाइस मैन। उसने प्यार से कहा कि लास्ट बार मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे कुछ 3 क्वेश्चंस का आंसर बता दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। उसके बाद हर्मिट ने बोला कि तुम्हें तो तुम्हारे 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है। हर्मिट नीचे बैठा हुआ था, सीड बो ही रहा था और राजा उसके सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? मुझे कैसे पता चल गया है, आपका क्या मतलब है? अब राजा ने बोला कि मुझे तो इन्होंने कोई आंसर दिया नहीं, तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है? Do you see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away। क्या तुमने देखा नहीं कि अगर कल तुमने मेरी कमजोरी नहीं देखी होती और मेरे बदले गड्ढे नहीं खोदे होते तो तुम चले गए होते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me। उसके बाद क्या होता? अगर तुम मेरे गड्ढे नहीं खोदते उसके बाद ये होता कि तुम
अपने वहाँ वापस चले जाते और वापस जाते तो ये आदमी तुम्हें मार देता, और लेकिन तुमने चूज़ किया कि तुम वहीं मेरे साथ रहोगे और मेरी हेल्प करोगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो आपके पहला क्वेश्चन था कि कौन सा टाइम इम्पोर्टेंट होता है, तो वो कह रहा है कि इम्पोर्टेंट टाइम वो था कि जब तुम गड्ढा खोद रहे थे, वही टाइम इम्पोर्टेंट था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस समय मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदमी था। एंड टू डू मी अ गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम वो था कि तुम मेरे लिए अच्छा करो। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब अब जो ये वाला टाइम निकल गया, कौन सा टाइम, राजा आया और उसने गड्ढा खोदा, तो वो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम। और सेकंड क्वेश्चन था कि कौन लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हरमिट ने कहा उस टाइम में अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन, कौन सा काम जरूरी, उस हरमिट की हेल्प करना, ये वाला काम सबसे ज़्यादा जरूरी। आफ्टरवर्ड, उसके बाद व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब आदमी हमारे पास आया तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वॉज केयरिंग हिम। तो इम्पॉर्टेंट टाइम अब ये हो गया कि जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, उसकी केयर कर रहे थे, वह टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। बिकॉज यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। क्योंकि अगर तुमने उसके घाव को भरा नहीं होता तो वो बिना तुम्हारे साथ शांति स्थापित करे ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो उस समय उसके बाद वो जो आदमी था वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। एंड वट यू डिड फॉर हिम, और तुमने उसके लिए जो किया वो तुम्हारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ टाइम इज़ नाउ। हरमिट ने बोला याद रखो केवल एक ही टाइम है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो टाइम है अभी का। जो टाइम अभी चल रहा है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो अभी का हमारे पास जो अभी का टाइम है वही टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप अभी की, क्योंकि अभी हम उस काम को कर सकते हैं जो हम सोचें, हमारे पास पावर है। So the most necessary person is the person you are with at a particular moment। और इम्पॉर्टेंट पर्सन की अगर आप बात करते हैं तो आपकी लाइफ में जो इस वक्त इस समय आपके साथ है वही आपके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं। जैसे अगर आप लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल के जो टीचर्स, स्कूल के जो फ्रेंड, स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं। घर में आप आते हैं तो आपके मम्मी पापा भाई बहन ये आपके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं। और कौन सा टाइम इंपॉर्टेंट है, अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो अभी का टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शाम को अगर आप खेलेंगे तो खेलने का टाइम सबसे ज़्यादा, खेलने का काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। क्योंकि हमें नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या हम किसी को दोबारा मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और लोगों की हेल्प करनी चाहिए। दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्सन दैट पर्पस ओनली। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हमारे लिए ये है कि हम दूसरों के लिए अच्छा करें, क्योंकि हम इस दुनिया में दूसरों के लिए अच्छा करने के लिए ही आए हैं। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी एंड दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। थैंक यू so much and have a nice day.